नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ड्यूरिंग पास्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स। पिछले 60 सालों के अंदर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े अलाइड सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, किस किस तरीके से, कौन बढ़ा कौन कमा, किसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर ज़्यादा, किसका कम था, ये सारा चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। तो इनिशियली जो है इंडियन इकॉनमी, इनिशियली वो क्या था कि वो बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस था। आज़ादी से पहले कि खाने पीने की चीज़ें कहीं से भी मिल जाए, वो हंटिंग के थ्रू भी हो सकता है, वो फिशिंग के थ्रू भी हो सकता है, कि उस चीज़ के ऊपर सभी का फोकस था। और वहाँ से फोकस चेंज होकर के कहाँ पे आ गया, दैट इज़ इंटेंसिव प्रोडक्शन के ऊपर। फिर फोकस सभी का शिफ्ट हो गया कि प्रोडक्शन, फिर क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा क्योंकि पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन हुआ ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के कारण, तो लोग जो है वो मछली से या फिर हंटिंग करके वहाँ से शिफ्ट हो गए प्रोडक्शन की तरफ, ठीक है ना, ड्यू टू दिस फैक्टर। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज़ादी के टाइम पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, चाहे लेबर में हो चाहे जीडीपी में हो। जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन लगभग 54% के आसपास था, और आपका जो लेबर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 84% के आसपास था, ठीक है। तो इसलिए बहुत बल्क में एग्रीकल्चर का हमारा जीडीपी में डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर के ऊपर एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। बट इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा 1991 में आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद हमारा जो भी सेक्टर लाइक सर्विसेज सेक्टर ओपन हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर ओपन हुआ है ना, रिफॉर्म आया। दैट्स वाई जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना स्टार्ट हुए किधर की ओर, आपका दैट इज सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ। और जीडीपी भी एग्रीकल्चर सेक्टर का डाउन होना स्टार्ट हुआ और सर्विसेज और इंडस्ट्री की जीडीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये सारा चीज, अब जो लोग हैं उनका जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गया कहाँ से, बेसिक गुड्स, बेसिक क्रेल से शिफ्ट हो गया उनका हाई प्रोडक्ट की तरफ, है ना। कि अब बेसिक चीज जो पहले था कि चावल गेहूं हमें 2 टाइम का खाना चाहिए, रोटी चावल चाहिए, अब उनका शिफ्ट हो गया मुझे फ्रूट्स चाहिए, मुझे वेजिटेबल चाहिए, मुझे मीट चाहिए, मुझे एग चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए। तो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर अगर अलाइड सेक्टर की बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो अलाइड सेक्टर है क्या। तो अलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर 3 है। पहला को क्या लाइव स्टॉक कहते हैं, इसके अंदर क्या आता है, दैट इज मिल्क, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद मीट एंड उसके बाद एग। तो ये जो है वो लाइव स्टॉक कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री एंड थर्ड वन इज फिशरी। तो ये 3 जो है वो एग्रीकल्चर के क्या है, अलाइड सेक्टर है। गेटिंग कि यहाँ से भी लोग कमाते हैं। सपोज कोई कोई काम कर रहे हैं अपने फार्म लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं खेती की, उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं कि कोई गाय रखे, दूध भी बेच सकते हैं, साथ साथ क्या फॉरेस्ट पेड़ उग जाए वहां से भी वो कमा सकते हैं। थर्ड वन इज फिश का पालन, मछली पालन करे वहां से भी वो इनकम। तो दिस आर द अलाइड सेक्टर, ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ट्रेंड रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डाटा सभी जगह यूज आएगा, खास करके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह ये सब में, या कहीं पर भी ये ट्रेंड आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा यूज आएगा। तो ट्रेंड आपका क्या है कि इनिशियली अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखते हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था कि हमारा जो एग्रीकल्चर का शेयर था हमारा जीडीपी के अंदर वो कितना था, 56.5%। 56.5%। फिर ये देखिए धीरे धीरे 43% हुआ, फिर 29%, फिर 14%। तो अब जो 2012 में है वो हमारा कितना है एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी के अंदर, 14.3%, जो कि 56% से डिक्रीज होते होते आ गया, ठीक है।
अब अगर वर्कर की बात करते, कितने वर्कर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर इंगेज हैं, तो आज़ादी के टाइम पे क्योंकि सिर्फ इकॉनमी हमारा एग्रीगियन इकॉनमी था, तो ज़्यादातर जो लेबर थे वो एग्रीकल्चर के अंदर ही थे एम्प्लॉयड। दैट इज 69.8% वर्कर जो थे आज़ादी के टाइम पे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही थे। ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इकॉनमी ओपन होना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे नंबर ऑफ वर्कर देख रहे हैं कि डिक्रीज कर गए। 64% थी एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, फिर ये डिक्रीज होकर के 54.6% आ गई। दैट इज शिफ्ट कर गया वर्कर हमारा एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर। गेटिंग? हाँ। तो आप अगर यहाँ पर जो मैंने बात आपको बताया वही लिखा है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, 57% से डिक्रीज होकर के कितना पे आ गया, 14%। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कंट्रीब्यूशन, कि पहले था 70% और अब भी ये डिक्रीज होकर के कितना पे आ गया, 55% पे। मैं अप्रॉक्स फिगर लिया हूँ, दैट्स वाई 55% पे आ गया। तो ये डाटा आपको हमेशा याद रखना है कि जीडीपी कहाँ से 57 से 14 पे आ गया। फिर अगर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट कितने पे आ गए, 70 से 55 पे आ गई। ठीक। अब देखिए फेज 1 और फेज 2 में, फेज 1 कब से कब के कहेंगे, फेज 1 हम लोग कहेंगे 1952 से लेके 1972-73, और ये कहेंगे 1972 से लेके इकोनॉमिक रिफॉर्म तक 1992, और फेज 3 हम लोग कहेंगे 1993 से लेकर के 2012-13 तक। ठीक है ना। तो ये 3 फेज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि पहला फेज के अंदर जो है वो वर्कर के शिफ्ट करने की जो रफ्तार है वो कम है, पहला और दूसरा फेज में, कि 69 से सिर्फ 64% पे आया। सिर्फ 5% का डिक्रीज हुआ लेबर वर्कफोर्स में। तो ये क्या है, वेरी स्मॉल। जो शिफ्ट हो रहे हैं लेबर, उनकी जो नंबर है वो बहुत कम है। लेकिन अगर थर्ड फेज की बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के कारण क्या है कि नंबर ऑफ लेबर जो है वो सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हुए, है ना। सीधे आपका 64% से 54% पे आ गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है कि फर्स्ट और सेकेंड फेज के अंदर जो लेबर का जो लेबर जो बदल रहे हैं, लेबर जो शिफ्ट कर रहे हैं, उनका रेट स्लो है। बट आफ्टर इन थर्ड फेज हमारा क्या, शिफ्ट करने की रफ्तार जो है वो तेज। ओके। मैं ये लिख करके आया हूँ क्योंकि मैं सोचा कि टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दैट्स वाई मैं लिख करके आया हूँ। ओके। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको लिख करके आने पे ज़्यादा आपको सहूलियत होती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, या फिर मैं लिखते जरूर लूँ क्लास में, तब आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर अलाइड सेक्टर, कि अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है। लाइव स्टॉक कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉरेस्ट कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका जो थर्ड था फिशरीज कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये अब हम देखने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक को एक साथ ले लिए, दैट इज एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्रियल्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड, फाइबर्स, है ना। उसके बाद अदर क्रॉप्स। तो ये जितने भी क्रॉप सेक्टर है, उसके बाद लाइव स्टॉक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फिर आपका एग, आपका मिल्क और आपका मीट। तो ये सारे को अगर मिला लेते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो 74% था। 74%। ये बढ़ करके कितना हो गया, 85% हो गया। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक दोनों मिला करके कितने, 85% कंट्रीब्यूशन है। जो एग्रीकल्चर से जो जीडीपी है वो इतना है, इतना में से जो 85% है वो किसके द्वारा है, सिर्फ ये 85% जो है वो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के द्वारा। हिटिंग? हाँ। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का जो है आज़ादी के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन था वो 24% का था, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेस्ट ज़्यादा थी, खेती कम हुआ करती थी, है ना, जंगल ज़्यादा थे। लेकिन फिर खेती करना स्टार्ट हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लोग पेड़ों को काटे, है ना, खेत को साफ किए, वहाँ पे उपजाना शुरू किए, जिसके कारण फॉरेस्ट देख रहे हैं, नंबर ऑफ फॉरेस्ट का जो है कंट्रीब्यूशन वो डिक्रीज होने लगा।
24% से ये कितना पे आ गया, 9% पे। ओके, हाँ। अब फिशरीज की बात करते हैं, तो फिशरीज पहले कितना था, 1.8% आज़ादी के टाइम पे। अब धीरे धीरे ये देखिए 2.7, 3.9, 5.2, तो ये हमेशा बढ़ते रहा। गेटिंग माई पॉइंट, हमेशा बढ़ते रहा। तो ये आप ट्रेंड क्या आपने देखा कि एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक जो है ये हमेशा बढ़ रहा है, ऑलवेज इंक्रीजेस। 74% से 85% हो गया। फॉरेस्ट्री जो है वो ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा डिक्रीज करते रहा, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री। उसके बाद फिशरीज की बात करते हैं तो हमेशा ये इंक्रीज करते रहा, फिशरीज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, ठीक है। वही चीज़ें नीचे लिखी हुई है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। कितना कंट्रीब्यूशन है अभी, 85% का, जो कि 74 से 85 इंक्रीज किया। फिशरीज का 5.2%, 1.8% से इंक्रीज होकर के 5.2% पे पहुंच गया। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, 9.7% का, जो कि पहले 24% था, वो डिक्रीज होकर के 9.7 आ गया, ठीक है ना। अब जो फॉरेस्ट सेक्टर में जो लॉस हो रहा है, जो फॉरेस्ट सेक्टर का शेयर कम हो रहा है, वो शिफ्ट कहाँ कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है लाइव स्टॉक सेक्टर में। समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट को हटा करके वहाँ पे मछली का पालन करने लगा, वहाँ पे चरवाहा का काम करने लगा, गाय भैंस वहाँ पे रहने लगा, जिससे कि आपका डेयरी की प्रोडक्ट इंक्रीज हुई, साथ में मीट का काम करने लगा, ठीक है ना, साथ में फार्मिंग करने लगा। तो ये शिफ्ट हो गया फॉरेस्ट से लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो उसके बाद द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक इन टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फिशरीज, जितने भी है फॉरेस्ट, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब हम लोग अच्छे तरीके से ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो आइए ब्रेक करके हम पढ़ते हैं। तो ब्रेक करके आप पढ़े तो देख सकते हैं आपकी क्रॉप सेक्टर, कि क्रॉप सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1952, 73, 92, ये 2012, ठीक है ना। क्रॉप सेक्टर के अंदर क्या आता है, क्रेल्स आता है, पल्सेस आती है, ऑयल सीड आता है, शुगर केन, फाइबर्स, ठीक है ना, ये क्रॉप सेक्टर के अंदर आता है ये। तो क्रॉप सेक्टर का अगर ट्रेंड आप देखते हैं तो इनिशियली क्रॉप सेक्टर कितना था, कंट्रीब्यूशन 57.7% का। उसके बाद क्या हुआ, ये इंक्रीज किया क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया 60s के टाइम पे, 70s के टाइम पे, ये देखो आप इंक्रीज ही कर रहा है हर साल 3% से। लेकिन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो क्रॉप सेक्टर है वो डिक्रीज करा, क्या किया, डिक्रीज किया, क्योंकि लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या, उनकी आय इंक्रीज हुई, अदर सेक्टर के अंदर शिफ्ट किए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, जिससे वो क्रॉप प्रोडक्ट का डिमांड कम करने लगे और अदर प्रोडक्ट खाने पीने की लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का डिमांड ज़्यादा करने लगे। हम देखेंगे यहाँ पे लाइव स्टॉक मिल्क की डिमांड ज़्यादा करने लगे आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया, दैट्स वाई। ओके, हाँ। तो ये आप देख सकते हो सेम क्रेल्स में, क्रेल्स देखो आप इंक्रीज किया ड्यू टू ग्रेन रेवोल्यूशन, फिर ये डिक्रीज किया, दैट इज व्हीट और राइस का जो कंजम्पशन है वो कम होने लगा आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 2000 के बाद, क्योंकि आपका इनकम इंक्रीज किया। वैसे ही फ्रूट एंड वेजिटेबल में आप देख रहे हो कि लगातार फ्रूट एंड वेजिटेबल आप देखोगे तो लगातार जो है वो बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, 8% से 11 हुआ, 12 हुआ, 17 हुआ। तो ये इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करने की अलग अलग है, वो हम नीचे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका कंट्रीब्यूशन है वो कितना था, 18% का था, 18% से डिक्रीज हुआ पहले, फिर ये देखो आप इंक्रीज किया 15 से 21 से 25, है ना। कि तो पहला जो है पहला जो फेज होगा उसमें लाइव स्टॉक कम हुआ, तो ये सारा चीज। तो अब हम ये चीजों को अच्छे तरीके से 3 फेज के अंदर पढ़ेंगे। तो 3 फेज, पहला जो फेज है वो कब से, 1952 से लेकर के 72 तक, 1952 से 72 73 तक। तो इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में क्रेल्स जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया। इस फेज में क्या आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। आपको पता है कि आपको 1965 के टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था।
उसका जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर था, दैट इज क्रेल्स। क्रेल्स का मतलब राइस और व्हीट, ये दोनों के ऊपर जो ज़्यादा फोकस था, 90% जो फोकस था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो ये दोनों क्रॉप्स के ऊपर था। जिस कारण इस पीरियड में क्रेल्स का जो प्रोडक्शन है वो सबसे तेजी से इंक्रीज किया, सबसे तेजी से 16% से ये कितना आ गया 21% पे। उसके बाद जो ग्रोथ है, आउटपुट में जो ग्रोथ है वो कितना है, 30% जो है वो आउटपुट के अंदर ग्रोथ था। ठीक है ना, 30%, ये आप ग्रोथ दे सकते हो कि कितना ग्रोथ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30% ग्रोथ है ना। 1952 से 72 में आपका 30% ग्रोथ है क्रेल सेक्टर की। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्या हुआ, इंक्रीज किया इस पीरियड में। फर्स्ट फेज में फ्रूट एंड वेजिटेबल 8.2% से 11.3%, 3% का यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुई, ये है ना। और इसका जो ग्रोथ है फ्रूट एंड वेजिटेबल का वो कितना, 17%, कितना है 17%, आप देख सकते हो ग्रोथ है इसका। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सेक्टर जो है वो उस टाइम पे क्या था, इंक्रीज ज़्यादा था, है ना, कि लगभग 22% 21% आपका फॉरेस्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था आपका जीडीपी के अंदर। तो आप देख सकते हो फॉरेस्ट सेक्टर 21% 20% उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन फॉरेस्ट सेक्टर की थी। और इसका जो ग्रोथ था वो कितना था, 18% था। 18% जो है वो ग्रोथ था, आप देख सकते हो 18% फॉरेस्ट का। ठीक है, तो हमारा क्रियल्स ज़्यादा था, फ्रूट एंड वेजिटेबल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, फिशरीज का भी ज़्यादा था, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो कम है। दैट इज़ 1.6 से इंक्रीज किया 2.5, डबल हो गया, डबल से थोड़ा सा कम ये हो गया। फिशरीज का भी इंक्रीज किया। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर लाइव स्टॉक की जो है वो कंट्रीब्यूशन वो डिक्रीज हुआ। मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ 1952 से 1973 के बीच में। मिल्क की, एग की, फिश की, ये सब की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज किया। तो आप देख सकते हो 18% से 15% पे आ गया। समझ रहे हो शेयर। तो ये चीज, तो ये आपका हुआ फर्स्ट फेज के अंदर क्या हुआ, क्या ट्रेंड था। तो क्या ट्रेंड था, क्रियल्स बढ़ा या घटा, बढ़ा। फ्रूट एंड वेजिटेबल बढ़ा या घटा, बढ़ा। फॉरेस्ट ज्यादा था या कम, ज्यादा। उसके बाद फिशरीज ज्यादा था या कम, ज्यादा हुआ। और लास्ट जो लाइव स्टॉक है वो कम हुआ या ज्यादा, कम हुआ। ठीक है ना। इसलिए आप देख रहे हो मैं इसे हाईलाइट करके लाइव स्टॉक को लेकर आऊं, क्योंकि यही एक सेक्टर था जो कि डिक्रीज किया। ठीक है, फर्स्ट फेज में। अब आते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज हमारा कब से कब, 73 से लेकर के 1993 तक। ठीक है ना। तो इस फेज के अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लाइव स्टॉक के ऊपर से फोकस हटा था, अब अब स्टार्ट होना शुरू हुआ, अब रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि जो न्यूट्रिशन, पुअर को अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है अच्छे तरीके से तो उनको मिल्क देना होगा, उनको फिश खिलाना होगा। अगर आपका कंट्री के अंदर हेल्थ पर आप फोकस रहना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन आप अच्छे तरीके से सभी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो फिश, मीट, मिल्क, ये सब की ज़रूरत होगी। इसलिए जो लाइव स्टॉक की है वो कंट्रीब्यूशन वो इंक्रीज की, क्योंकि 1973 के टाइम पे इंडिया के अंदर पुअर की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा थी, और ये पुअर के नंबर को कम करने के लिए ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी था। तो लाइव स्टॉक का आप देख रहे हो कि 15% से जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज कर गया 21%। मिल्क का जो है वो ग्रोथ कितना हुआ, आप देख सकते हो। मिल्क जो है उसका कंट्रीब्यूशन 8.6% था, 8.6%, वो बढ़ करके कितना हो गया 14%। 15% से लाइव स्टॉक कितना हो गया 21%, इसी के अंदर मिल्क आता है। ठीक है ना। वैसे ही मीट का देख रहे हो कि आप इंक्रीज किया, वैसे ही एक का देखो डबल हो गया। ठीक है ना। तो लाइव स्टॉक की जो है वो इंक्रीज किया सेकेंड फेज में। ओके, ग्रोथ जो है वो 31% का हुआ, कितना 31% का। तो आप अगर ग्रोथ ओवर फिगर में देखते हो, दिस इज 31% के प्रॉक्स। ओके, हाँ। फिर आता है लाइव स्टॉक को देखने के बाद क्रेल्स, क्योंकि उस टाइम पे अभी भी हमारा देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट के कगार पे था, हुआ नहीं था कंप्लीटली, कगार पे था, अभी और ज़रूरत थी। इसलिए अभी और प्रोडक्शन और ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मैक्सिमम था
मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम बेनिफिट इस पीरियड पे लिया गया, तो क्रेल्स की प्रोडक्शन और इंक्रीज हुई। जो 21% से जो क्रेल्स की है वो 22.7%, 1.5% इंक्रीज की। जो ग्रोथ है वो कितना था, 25% का। पहले कितना था, 30% का। अब कितना हो गया देख रहे हो, पहले 30% का, अब कितना हो गया, 25% का। गेटिंग माई पॉइंट। तो ग्रोथ आपका कम हुआ लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका इंक्रीज ही किया। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्या है, उसका 11% से 12% हुआ, स्लाइटली जो है वो इंक्रीज किया। जो ग्रोथ है वो कितना, 13% का है। कितना, 13% का ग्रोथ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 13% का ग्रोथ। ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑयल सीड। ऑयल सीड क्या था कि उस टाइम पे आपका आपका 1973 के टाइम पे आपका ऑयल सीड के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी आया, और इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया 103% टाइम। ठीक है ना, 103% टाइम। तो जो ऑयल सीड का शेयर अगर देखिए तो आपका 6.9% था। कितना था, आप देख सकते हो 5.6% था 73 में, वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 6.9%। ठीक है ना, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑयल सीड का आया था। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज किया। फॉरेस्ट का जो शेयर है वो डिक्रीज किया, बहुत ज्यादा डिक्रीज किया। जो 20% आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो 9% डिक्रीज होकर के 11% के आसपास पहुंच गया। 9% कंट्रीब्यूशन डिक्रीज किया। क्यों, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना। अब एक कट्ठे की जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, फार्म का इनकम इंक्रीज हो रहा था, तो फार्मर क्या कर रहे थे, पेड़ वगैरह सबको काट करके वो उसे फार्मलैंड बना रहे थे और वहां पर खेती कर रहे थे, जिस कारण जो फॉरेस्ट का जो शेयर है हमारे जीडीपी के अंदर वो डिक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका जीडीपी का शेयर कितना आ गया, 20% से 11% पे आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव के अंदर है, -3%। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका फेज 2। तो फेज 2 के अंदर लाइव स्टॉक बढ़ा या कमा, बढ़ा। पहला फेज में क्या था, कमा, लेकिन दूसरा में बढ़ा। ठीक है ना, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, सभी बढ़ा, मीट बढ़ा। ठीक है ना, सारा क्रेल्स बढ़ा या कमा, बढ़ा। लेकिन जो बढ़ने की गति थी कम थी देन फेज 1, है ना, कि फेज 1 से जो बढ़ने की गति थी कम थी। फ्रूट एंड वेजिटेबल बढ़ा या कमा, बढ़ा। ऑयल सीड बढ़ा क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आया। फॉरेस्ट का शेयर डिक्रीज किया, समझ रहे हो ना, और बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया, 20% से 11% पे आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो फिशरीज था वो इंक्रीज किया। फिशरीज सेक्टर पहले भी बढ़ा था, है ना, 1% से 2.5% पे आया था वहां पे, अब 2.5 से 3.5 हो गया। समझ रहे हो, तो फिशरीज सेक्टर भी आपका सेकेंड फेज में इंक्रीज किया। अब हम लोग फेज नंबर 3 देखते हैं। फेज नंबर 3 के अंदर क्या है कि 1992 से 2012 तक के डाटा को उठाया गया, और यहाँ पे देखा गया फेज नंबर 3 में, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था इस पीरियड में, जिसके कारण अदर सेक्टर ओपन हुआ, अदर सेक्टर काम करना स्टार्ट हुआ, जिससे लोगों का आय इंक्रीज किया, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया। लोग जो है उनको पता चलने लगा कि हाँ, अगर आपको हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करना है, तो आपको वेजिटेबल फ्रूट्स खाने होंगे, आपको मीट एंड एग खाने होंगे, समझ रहे हो, आपको मिल्क पीना होगा। तो ये लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हुआ। ठीक है ना, और पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे खाने का। तो वही चीज़ हुआ कि जो क्रेल्स थी, जो वीट और राइस थी, उसका जो शेयर है वो डिक्रीज किया। जो 22% था वो डिक्रीज होकर के 17-17.5% पे चला गया। गेटिंग माई पॉइंट, कि शेयर डिक्रीज किया आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, किसकी, क्रेल्स की। फ्रूट एंड वेजिटेबल की इंक्रीज किया, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ा। अब पैसा बढ़ेंगे तो डिमांड, मतलब वो रईसी तो दिखाना चाहेंगे, और रईसी दिखाने के लिए फल वगैरह तो खाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन डाइट है। तो ये क्या हुआ, 12 से 17%, 12 से बढ़ करके 17 हुआ। लाइव स्टॉक की बात करते हैं, ये भी क्या हुआ, इंक्रीज ही किया लाइव स्टॉक। समझ रहे हो कि 21% से बढ़ करके 25%, क्योंकि लोग मिल्क, मीट और एग खाना ज़्यादा की। ओके, ओके।
उसके बाद जो ग्रोथ है इसके अंदर, ग्रोथ अगर वेजिटेबल के अंदर देखे कितना है 23% का, आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, ग्रोथ कितना है वेजिटेबल के अंदर 23% का, ठीक है ना। लाइव स्टॉक के अंदर कितना है ग्रोथ 31% का, क्रेल्स के अंदर कितना है 25% से कम होकर के 11% का, फॉरेस्ट का थोड़ा सा इंक्रीज किया फॉरेस्ट का ग्रोथ। गेटिंग, हम लोग आगे देखते हैं। अब फाइबर्स की बात करते हैं। फाइबर्स का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज किया 2.2% से 3.4% हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइबर्स है 2.2% से 3.4% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फाइबर्स के अंदर जो कॉटन है, कॉटन का नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था बीटी टेक्नोलॉजी, बीटा टी कॉटन, ठीक है, जो कि 2002 के अंदर नया टेक्नोलॉजी आया और इसके इंट्रोड्यूस होने के कारण कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण फाइबर का जो शेयर है वो इंक्रीज किया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का शेयर का 20% से 11% पे गया था, है ना। अब 11% से भी ये डिक्रीज होकर के आप देख सकते हो 8-8.5% पे आ गया। तो फॉरेस्ट का शेयर डिक्रीज किया, लेकिन फॉरेस्ट का जो ग्रोथ है वो क्या किया, इंक्रीज किया 5% से। समझ रहे हो कि फॉरेस्ट का शेयर 11 से 8% पे आ गया, लेकिन जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा था। फिर शेयरी सेक्टर जो था वो 3.5% पे आया था, अब 3.5% से बढ़ करके 4.5% पे चला गया। तो हर साल मतलब हर फेज में 1% का इंक्रीज हो रहा है फिशरी सेक्टर में। पहला में 1.5 से 2.5, दूसरा में 2.5 से 3.5, तीसरा में 3.5 से 4.5। तो फिशरी सेक्टर ऐसा एक सेक्टर था जो हमेशा इंक्रीज होता रहा, हमेशा उसका ग्रोथ होते रहा, उसका शेयर हमेशा बढ़ते रहा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात हुआ। अब ये अगर फेज 3 की बात करते, क्या है, क्रियल्स कम हुआ, जो कि दोनों फेज में बढ़ा था, लेकिन थर्ड फेज में कम हुआ। लाइव स्टॉक बढ़ा, फाइबर्स इंक्रीज हुआ, फिशरीज इंक्रीज हुआ, लेकिन फॉरेस्ट की शेयर कम हुई लेकिन ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो ये हुआ 3 फेज की कहानी, ठीक है। तो अगर एक बार रिवाइज आप कर ले तो फेज 1 आपका क्या कहता है, क्रियल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ तेजी से। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाँ बढ़ा भैया, ओके। लेकिन लाइव स्टॉक क्या है, कम हुआ। फॉरेस्ट क्या है, हाँ ज़्यादा था। फिश क्या था, हाँ इंक्रीज की, ठीक है ना। लेकिन लाइव स्टॉक क्या था, कम हुआ, 15% से कम होकर के 5% कम हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपका फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में जो लाइव स्टॉक है वो क्या हुआ, बढ़ा, इंक्रीज किया बिल्कुल बहुत तेजी से। क्रियल्स क्या था, बढ़ा लेकिन फर्स्ट फेज से कम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्रीज किया। फिर उसके बाद आता है आपका फिशरीज, इंक्रीज किया। लेकिन जो फॉरेस्ट था वो डिक्रीज किया बहुत ज़्यादा, ड्रास्टिकली 20% से 11%। फेज नंबर 3, क्रियल्स डिक्रीज किया क्योंकि पैसा इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, ओके। उसके बाद आपका आता है कि दैट इज क्रियल्स डिक्रीज किया, लाइव स्टॉक इंक्रीज किया। उसके बाद वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्रीज किया, तेजी से इंक्रीज किया। उसके बाद आता है दैट इज फीस इंक्रीज किया, फॉरेस्ट डिक्रीज किया, और आपका फिर आता है कि फाइबर्स इंक्रीज किया। सेकेंड फेज में ऑयल सीड इंक्रीज किया ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी, बीटा टी टेक्नोलॉजी। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि कौन जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के ग्रोथ को डिराइव कर रहा है, कौन सा सेक्टर, कौन डिराइव कर रहा है एग्रीकल्चर के ग्रोथ को, डिमांड की तरफ है या सप्लाई साइड है जो डिराइव कर रहा है ना, कौन? तो देखिए ये दोनों कर रहा है, डिमांड भी सप्लाई भी, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ ज़्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए फेज 1 के अंदर जो है वो सप्लाई साइड फैक्टर था, जो कि ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड था, सप्लाई साइड फैक्टर के ऊपर। सप्लाई साइड फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, सप्लाई साइड फैक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाया, कौन सा बेटर रिसोर्सेस का एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा हुआ कितना कम हुआ, इरिगेशन ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवे से इलेक्ट्रिसिटी हुआ या नहीं। तो ये होते हैं सप्लाई साइड फैक्टर। तो सप्लाई साइड फैक्टर, डिमांड साइड फैक्टर की अगर बात करते हैं तो डिमांड साइड फैक्टर के कारण ग्रोथ कब हुआ, फेज 2 और फेज 3 के अंदर। फेज डिमांड साइड फैक्टर क्या होता है, लाइक पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इनकम ग्रोथ बढ़ा या कम हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना ग्रोथ होगा। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर के द्वारा डिमांड कम हुआ या कम हुआ, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना हुआ। ओके, हाँ। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे टेबल दिया हुआ है सप्लाई साइड फैक्टर का। सप्लाई साइड फैक्टर में क्या है, पहला जो है आपका क्रॉप्ड एरिया, कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कितने एरिया के अंदर जो क्रॉप है वो लगाए गए। तो 1953 के टाइम पे जो एरिया था वो 134 हेक्टेयर था। तो वैसे ही 3 फेज में हमें पढ़ना है। तो पहला फेज क्या है, दैट इज 1952 से लेकर के 72-73 तक पहला फेज। तो पहला फेज के अंदर अगर सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई साइड कहता है पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सप्लाई साइड कहता है। तो सप्लाई साइड में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण क्या हुआ कि लोगों ने पेड़ काटना स्टार्ट किया और जो एरिया है, जो ग्रॉस सोन एरिया है, क्रॉप एरिया है, वो इंक्रीज किया, है ना। 134 से 164 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर का इंक्रीजमेंट हुआ। इरिगेशन क्या हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप को ज़्यादा इरिगेशन, ज़्यादा पानी चाहिए होता था, ठीक है ना। 1 किलो के लिए 5 मिलियन कुछ ऐसा पानी चाहिए था। 1 किलो अगर चावल आपको उपज करना है तो उसके लिए 5 लीटर नहीं, 5 लीटर नहीं, 5 लीटर से ज़्यादा आपको पानी चाहिए था, ठीक है। तो ये इरिगेशन को भी क्या हुआ, इंक्रीज किया, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फसल होगा या नहीं होगा ग्रीन रेवोल्यूशन में। उसी तरीके से फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की भी यूज आ रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसका भी देख सकते इंक्रीज किया। पहले 65 करोड़ था जो पूरे कंट्री में फर्टिलाइजर का यूज होता था, वो बढ़ करके 2177 करोड़ हो गया। उसके बाद वैसे ही टोटल रोड जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा। सरफेस एरिया जो है, दैट इज सरफेस रोड जो है विलेजेस वगैरह सब में बढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंक्रीज किया। तो सारा चीज इंक्रीज किया, सभी चीज इंक्रीज किया। लेकिन ज्यादा तेजी से क्या इंक्रीज किया, ग्रॉस क्रॉप एरिया, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये 3 चीज जो है वो फर्स्ट पेज के अंदर ज्यादा तेजी से इंक्रीज किया ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में इरिगेशन ज्यादा चाहिए, साथ साथ फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए, एरिया को लोगों ने बढ़ाया। अगर डिमांड साइड की बात करते हैं तो डिमांड साइड क्या है, आपका पॉपुलेशन जो है वो 36 करोड़ से 55 करोड़ पे चला गया। कितना, 36 करोड़ से 55 करोड़ पॉपुलेशन आपका इंक्रीज किया। रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रूरल पॉपुलेशन जो है पहले 83% लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते थे, वो डिक्रीज होकर के 80% हो। दैट इज स्लाइटली डिक्रीज, मतलब बहुत कम डिक्रीज हुआ। मात्र 3% लोग जो है वो रूरल से अर्बन एरिया में गए, ठीक है ना, शहर की ओर गए। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आपका इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, क्योंकि ये इनिशियल फेज था, क्योंकि इरिगेशन में भी कॉस्ट जा रहा था, फर्टिलाइजर में भी कॉस्ट जा रहा था, है ना। और रेंट पे या जमीन लेने पे भी कॉस्ट जा रहा था। दैट्स वाई जो पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, 7,000 से 10,000 हुआ, दैट इज स्लाइटली इंक्रीज। फॉरेन का जो डिमांड है, फॉरेन डिमांड इनिशियली जो है वो भारत खुद सेल्फ सफिशिएंट होना सोच रहा था। वो बाहर क्या सप्लाई करेगा, बाहर क्या एक्सपोर्ट करेगा, खुद पहले सोच रहा था कि मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूं। दैट इज लिटिल, बहुत कम जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फेज के अंदर था, ठीक है ना, कि सप्लाई साइड में सभी चीजें इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सोन एरिया ज़्यादा तेजी से, फर्टिलाइजर ज़्यादा, इरिगेशन ज़्यादा, रोड भी इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज किया, है ना। तो ये इंक्रीज किया लेकिन ज़्यादा तेजी से वो सब। डिमांड साइड की अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा। हाँ, जो जो रूरल की पॉपुलेशन है वो कम हुआ 3% से स्लाइटली, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया स्लाइटली 7,000 से 10,000, ठीक है ना। फॉरेन जो डिमांड है, जो फॉरेन एक्सपोर्ट है वो लिटिल, बहुत कम था। फिर कंजम्पशन की अगर बात करते हैं तो कंजम्पशन क्या है, इस टाइम पे जो कंजम्पशन किया जा रहा था, आपको पता है कि फर्स्ट फेज में क्या क्रियल्स कंजम्पशन किया जा रहा था, साथ ही साथ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का कंजम्पशन किया जा रहा था, पढ़ चुके हैं, है ना। और लाइव स्टॉक का कंजम्पशन कम था। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट वन इज फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 कहाँ, कब से कब था 1972 से लेकर के 1992-93
3 तक। सप्लाई साइड की अगर बात करते तो फेज 2 में क्या आया, वाइट रेवोल्यूशन। पता चला कि दूध की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या न्यूट्रिशन की जरूरत के लिए दूध का क्या महत्व है, तो इसके लिए वाइट रेवोल्यूशन आया। वाइट रेवोल्यूशन आने के कारण दूध का प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज किया, जिसके कारण हमारा लाइव स्टॉक का भी शेयर इंक्रीज किया बहुत तेजी से, हम लोग पढ़ चुके है ना। तो अगर सप्लाई साइड की बात करते हैं तो ग्रॉस क्रॉप एरिया की, अगर ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या हुआ आपका कि इंक्रीज किया 164 से 184, 20 हेक्टेयर इंक्रीज किया, लेकिन स्लाइटली। पहले 30 हेक्टेयर इंक्रीज था, अब 20 हेक्टेयर का इंक्रीज है, तो इंक्रीजमेंट की का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हुआ। ग्रॉस इरिगेशन एरिया आपका क्या हुआ, इंक्रीज किया 38 हेक्टेयर से 65 हेक्टेयर। तो अभी भी इरिगेशन एरिया का जो इंटेंसिटी है आप देख सकते हो ज़्यादा है ना, अभी भी ज़्यादा है। फर्टिलाइजर का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हुआ, है ना, फर्टिलाइजर का इंटेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब का जो है इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन स्लो रेट पे ये सब का बढ़ना स्टार्ट हुआ, बिकॉज इस टाइम पे जो है वो इकॉनमी बैड कंडीशन से चल रही थी, सब्सिडी वगैरह ज़्यादा दिया जा रहा था, सरकार के पास पैसे वगैरह कम थी, तो इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सरकार कम पैसे खर्च कर रही थी एट द टाइम ऑफ 1970s 90s 80s गेटिंग। हाँ, तो ये उसके बाद देखिए साथ ही साथ सप्लाई साइड में क्या आया कि आपका जो ऑयल सीड था इसके अंदर नया टेक्नोलॉजी आया, दैट इज टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल साइड, TMO। और इसके कारण क्या हुआ, ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया, शेयर 9% हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, अब डिमांड साइड की अगर बात करते हैं, डिमांड साइड में क्या है, पॉपुलेशन आपका बहुत तेजी से बढ़ा, 55 करोड़ से 85 करोड़ पहुंच गया, पर पॉपुलेशन आपका 30 करोड़ बढ़ा, समझ रहे। अर्बनाइजेशन, लोग जो है अब क्योंकि फार्म के अंदर ज़्यादा इनकम उनको नज़र नहीं आ रहा था, या बहुत ज़्यादा लेबर थे और ज़्यादा रियल इनकम नहीं थी, वेज ज़्यादा थी, ठीक है ना, इसलिए अर्बनाइजेशन, लोग अर्बनाइज भी करना शुरू कर दिए कि ज़्यादा यहाँ से कमाई नहीं है, अलग सेक्टर में चलो, शहर की ओर चलो। रूरल जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ 80% से 74%, 6% का डिक्रीज हुआ, वहाँ पे 3% था, यहाँ पे 6%। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज किया लोगों का, पर कैपिटा इनकम तेजी से इंक्रीज किया, साथ ही साथ क्योंकि सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया हो गया था उस टाइम पे, तो अब वो एक्सपोर्ट भी कर रहा था, बाहर भी बेच रहा था, ठीक है इंडिया। तो ये डिमांड साइड का इफेक्ट है। तो हमने सप्लाई साइड देखा कि क्या था कि हाँ, जो लैंड की सोने एरिया, क्रॉप एरिया है वो इंक्रीज किया, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। फर्टिलाइजर इंक्रीज किया डिक्रीजिंग रेट पे, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज किया डिक्रीजिंग रेट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया डिक्रीजिंग रेट पे, और जो इरिगेशन है लेकिन वो इंक्रीज किया। डिमांड साइड में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा, अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज किया तेजी से, जो रूरल पॉपुलेशन है उनका कम हुआ, शिफ्ट होने लगे, पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ा एज कंपेरिजन टू फर्स्ट फेज, है ना। और आपका जो फॉरेन डिमांड है, फॉरेन एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करने लगे। ओके, हाँ, अब हमारा आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या था हमारा सेकेंड फेज के अंदर, सेकेंड फेज के अंदर आप याद करो कि क्रियल्स जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन कम, फर्स्ट फेज से कम। तो क्रियल्स क्या थी, बढ़ रही थी, है ना, 92 मिलियन से 162 मिलियन है टन। मिल्क जो था वो बहुत तेजी से बढ़ा, लाइव स्टॉक का, गेटिंग, क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन इस टाइम पे आया। ऑयल सीड जो है वो 9 मिलियन टन से 19 मिलियन टन, ये भी इंक्रीज किया ऑयल सीड। जो एक्सटर्नल डिमांड है वो भी इंक्रीज किया, जो पहले आपका मिलियन में था जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो बिलियन में करने लगे, है ना, दैट इज 410 यूएस डॉलर से हम लोग यूएस डॉलर 6.4 बिलियन करने लगे, गेटिंग। हाँ, तो ये बात था, कंजम्पशन हमारा क्रियल्स का बढ़ा, मिल्क का बढ़ा, ऑयल सीड का बढ़ा, फॉरेन डिमांड बढ़ा। नेक्स्ट वन है फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 कब से कब तक, 1992 से लेकर के 2012-13 तक। तो सप्लाई साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, सप्लाई साइड के अंदर क्या है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या हुआ कि धीरे धीरे अब कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि लिमिटेड एरिया है, आप हमेशा बढ़ाते तो नहीं रह सकते, लिमिटेड है किसी भी कंट्री के पास एरिया, तो वो डिक्रीज होते रहेगा। तो पहले जो था वो कितना, पहले 30 हेक्टेयर इंक्रीज किया था, फिर 20 हेक्टेयर इंक्रीज किया था, अब यहाँ पे देखो 184 से 194, 10 हेक्टेयर इंक्रीज किया, समझ रहे हो। तो इंक्रीज कर रहा है स्लोअर रेट पे,
इरिगेशन की अगर बात करते तो इरिगेशन अभी भी इंक्रीज कर रहा, अभी भी इरिगेशन इंक्रीज कर रहा, क्योंकि इरिगेशन के बिना काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कोई क्रॉप इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इरिगेशन को हमेशा इंक्रीज होते आ रहा है। फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो डी एसेलेरेट हुआ फर्टिलाइजर। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इंक्रीज। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब भी इंक्रीज किया, क्योंकि आपका यहाँ पर इकॉनमी ओपन हुआ, इनकम बढ़ा, सरकार भी अच्छे तरीके से, सरकार के पास भी इनकम बढ़ी, ग्रोथ भी जीडीपी में ज़्यादा हुआ, जिस कारण सरकार इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकी। गेटिंग। डिमांड साइड की अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन जो 85 करोड़ था हमारे देश का पॉपुलेशन, वो इंक्रीज होकर के 120 करोड़ पहुंच गया, 120 करोड़। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज किया। रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया होगा, बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म आया होगा, और इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के कारण अदर सेक्टर ओपन हुआ होगा, अदर सेक्टर लाइक सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। और वो सब सेक्टर ज़्यादातर कहाँ होते हैं, अर्बन एरिया में। तो लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया की ओर ज़्यादा लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हुए, दैट इज 74% से इंक्रीज होकर के 69%। पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अलग सेक्टर आया, वहाँ से इनकम ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा था। हम लोग फार्म इनकम के लेक्चर्स में देखे हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ पे फार्म इनकम का लेक्चर आप जा करके देखें कि नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनका जो इनकम है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज किया देन एग्रीकल्चर इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ लोगों का। नेट एक्सपोर्ट भी क्या है, इंक्रीज हुआ। 6 बिलियन जो डॉलर था वो बढ़ करके 11 बिलियन डॉलर हो गया। अब कंजम्पशन की अगर बात करते, कंजम्पशन क्या हुआ था थर्ड फेज के अंदर, याद करना, क्रियल्स कम हुई थी, यस और नो, यस, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ा, वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, मीट वगैरह खाना स्टार्ट कर दिए, मिल्क वगैरह पीना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद एग भी खाना स्टार्ट कर दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर दिए, एक्सटर्नल डिमांड इंक्रीज कर गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो जो क्रियल्स में कम हुआ, डिक्रीज हुआ, वो शिफ्ट किधर की ओर हो गया, मीट के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, ये चीज़। तो ये बात हुआ कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे जीडीपी हमारा इंक्रीज किया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, 3 फेज के अंदर पहले देखे। फिर हम लोग देखे कि क्रॉप के अंदर अलग अलग जो क्रॉप है, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री, उसके बाद फिशरीज, उसके अंदर भी सब पार्ट, उसमें किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हुई, समझ रहे, बहुत अच्छे तरीके से देखे। फिर डिमांड साइड कौन है जो एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना, कौन है जो ग्रोथ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, डिमांड साइड, सप्लाई साइड इफेक्ट हम लोगों ने समझा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कि एग्रीकल्चर जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो रूरल को क्या कहा गया कि वह एग्रीकल्चर है, दैट इज एग्रीकल्चर इज ऑलवेज रूरल। एग्रीकल्चर हमेशा क्या है, रूरल है। बट क्या रूरल हमेशा एग्रीकल्चर होगा, ये क्वेश्चन, कि एग्रीकल्चर हमेशा कहाँ होगा, रूरल एरिया में। कहाँ, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा, उसी को तो रूरल कहते हैं, जहाँ लोग कम होंगे, है ना। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा, जहाँ पे मेल वर्कफोर्स कम होगा, उसी को रूरल कहते हैं। जहाँ जमीन खाली पड़ा होगा तो वहीं पे तो एग्रीकल्चर होगा। तो एग्रीकल्चर हमेशा कहाँ होगा, रूरल में। लेकिन रूरल सिर्फ एग्रीकल्चर करेंगे, क्या ये सही है, ये क्वेश्चन। उसी तरीके से क्वेश्चन है, क्या जो इंडिया के अंदर कृषि है वो डिक्रीज कर गया, क्या कृषि जो है वो डिक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि जीडीपी जो है हमारे इंडिया का वो 54% से, जो हमारा आज़ादी के टाइम पे था, वो डिक्रीज होकर के 14% पे आ गया, 14%। तो क्या जो कृषि है भारत के अंदर वो कम हो गया, ये हम लोग देखेंगे, क्या ये सही है या गलत है। उसके बाद उसी तरीके से क्या जो रूरल इनकम है वो सिर्फ डिपेंड करता है फार्म सेक्टर के ऊपर ही, सिर्फ फार्म सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अगर नहीं तो किस सेक्टर के ऊपर और कितना, ये सारा क्वेश्चन को हम लोग आगे आने वाले आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आपका एक एनएसओ है, उसने कंडक्ट किया, एक रिसर्च कंडक्ट किया, सैंपल, जिसका नाम था सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। तो उसने सर्वे किया, दैट इज सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। इसेस
और इसके अंदर बताया गया कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड और उनका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर कितना है, ठीक है ना, इस सर्वे के अंदर बताया गया। तो आप देख सकते हो ये उनके द्वारा सर्वे किया गया और बताया गया कि कितना डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है ना। तो इस सर्वे के अंदर 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है ना, 3 ग्रुप के अंदर। तो पहला ग्रुप था वैसा ग्रुप, वैसे रूरल हाउस होल्ड जिन जो 50% से ज़्यादा उनका इनकम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। 50% से ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, दैट इज मोर देन 50% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इनकम रिपोर्टिंग अलाइड सेक्टर एज प्राइमरी सोर्स। मतलब प्राइमरी सोर्स इनकम का क्या है, एग्रीकल्चर है। ज़्यादा 50% से ज़्यादा अगर हो तो वो फेज 1 के अंदर। फेज 2 के अंदर अगर ये 25 से 50% के बीच में हो एग्रीकल्चर से इनकम अगर आ रहा हो लोगों का तो, और अगर 25% से कम हो, ठीक है ना, दैट इज ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3, तो ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो ये 4 स्टेट है, दैट इज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो ये 4 स्टेट के अंदर क्या है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ का जो रूरल हाउस होल्ड है, इनका 50% से ज़्यादा जो इनकम है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जो प्राइमरी इनकम है जो एग्रीकल्चर से आता है। उसके बाद जो बाकी यहाँ पर 12-15 जो स्टेट है, आप देख सकते हो, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा। तो ये सारे जो स्टेट है 12-15 स्टेट, उनका जो है, उनके यहाँ के जो रूरल हाउस होल्ड है वो 25% से 50% उनका जो प्राइमरी इनकम है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। और बाकी ये जो दोनों स्टेट हो गए, दैट इज सॉदर्न स्टेट, तमिलनाडु एंड केरला, इनका जो इनकम है वो प्राइमरी इनकम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कितना है, लेस देन 25%। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो अब हम देखो इस टेबल के थ्रू हम समझेंगे। आप इसको देख करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कंक्लूजन आपको समझाने के लिए ये निकाला है। ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया, कितने लोग हैं जो रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में कितने, 77%। 77% एवरेज जो है वो रूरल इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, वो गाँव के अंदर रहते हैं। अब गाँव के अंदर रहने के बाद कितने परसेंट है जो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है, तो 77% में से 72% लोग जो है वो गाँव के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज, ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है ना। अच्छा, इंगेज है और इनका प्राइमरी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, वो कितने लोग हैं, तो वो 53% लोग जो है वैसे लोग हैं जिनका प्राइमरी इनकम एग्रीकल्चर से आता है ग्रुप नंबर 1 में। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो ये हुआ कि ग्रुप नंबर 1 में कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग गांव में रहने 77%, कितने लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, दैट इज 72%, और कितने लोगों का इनकम जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर प्राइमरी इनकम जो है वो आता है, दैट इज 53%। नेक्स्ट वन इज ग्रुप नंबर 2, जो कि 25 से 50% प्राइमरी इनकम उनका है डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर। तो कितने लोग हैं जो ग्रुप नंबर 2 में रहते हैं रूरल एरिया में, 69% लोग, जिसमें में से एग्रीकल्चर का काम कितने लोग करते हैं, 55% लोग जो वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। अच्छा, और इनकम उन प्राइमरी इनकम कितना डिपेंड करता है इनका, 38% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर इनका प्राइमरी इनकम डिपेंड करता है। समझ रहे हो, ऑन एन एवरेज जो है वो आप देख सकते हो यहाँ से 53% है ना, 53%, यहाँ पर से 38%। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मैं शो कर रखा हूँ, उसी को मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रखा हूँ कि 69% ग्रुप 2 में लोग हैं गाँव के अंदर, जिसमें से जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो 55% है, और जिनका प्राइमरी इनकम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर वो कितना है, 38%। ग्रुप नंबर 3 दैट इज केरला एंड तमिलनाडु, कितने लोग जो है वो गांव के अंदर रहते हैं, 52%। उसके बाद आता है जो हाउस होल्ड इंगेज है एग्रीकल्चर के अंदर, वो कितने हैं, 38%। 38% जो है वो हाउस होल्ड इंगेज है एग्रीकल्चर के अंदर। जो प्राइमरी इनकम एग्रीकल्चर से आता है वो कितना है, 19%। सिर्फ 19% लोगों का जो है वो प्राइमरी इनकम एग्रीकल्चर से आता है, बाकी लोगों का अदर, गांव में रहते हुए उनका एग्रीकल्चर से इनकम नहीं आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, अगर नेशनल लेवल की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में कितने लोग हैं, 68%। समझ रहे हो, दैट इज नॉट
नेशनल लेवल पे 68% जो है वो गांव के अंदर में रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, जिसमें में से जो एग्रीकल्चर के अंदर कितने काम कर रहे हैं, कितने एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, 57% जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है नेशनल लेवल पे, पूरे लेवल पे देख सकते हो। 68% टोटल आपका है लोग जो रह रहे हैं गाँव के अंदर, 57% इंगेज है, जिसमें में से प्राइमरी इनकम कितना है 39%। 39% जो है वो प्राइमरी इनकम हैड एग्रीकल्चर का ओवरऑल पूरे नेशन में। ओके, हाँ। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो ग्रुप नंबर 1 जो है, यहाँ पे लोग जो है वो गांव के अंदर कम है, एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज कम है, और प्राइमरी इनकम जो है इनका एग्रीकल्चर के ऊपर कम है ना, देन ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो वो जो इनकम है वो कम अर्न कर रहा है, ऐसा देखा गया जो इनकम अर्न कर रहा है ग्रुप नंबर 1 वो कम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से ग्रुप नंबर 1 जो है वो कितना 4,000, 6,000, 5,000 के आसपास अर्न कर रहा है, 5 के आसपास। और ग्रुप 3 की अगर बात करते हैं 6, 8, 6, 5, मतलब ये लगभग 6,000, 7,000 के बीच में अर्न कर रहा है मंथली। तो ये क्या है, ग्रुप नंबर 3 जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, ग्रुप नंबर 1 जो है वो कम अर्न कर रहा है, दैट इज 71% लेस देन ग्रुप नंबर 3, है ना। गांव में ज़्यादा कौन रहता है, ग्रुप नंबर 1। इंगेज कौन है फार्म में, ग्रुप नंबर 1। ज़्यादा प्राइमरी इनकम किसका डिपेंड कर रहा है, ग्रुप नंबर 1। लेकिन जो उसका इनकम है वो क्या है, कम। और लेकिन जो कम जो जिसका प्राइमरी इनकम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ग्रुप नंबर 3, उसका इनकम क्या है, ज़्यादा है। मतलब वो अदर सेक्टर से वो पैसा कमा रहा है, और भी जो अलाइड सेक्टर है वहां से पैसा कमा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कंजम्पशन। अभी इनकम इसका कम होगा तो जरूर ये खाएगा कम, कंजम्पशन कम करेगा, कितना 32% लेस देन ग्रुप 3। अब इसका इनकम अगर ज़्यादा है तो कंजम्पशन ये ज़्यादा करेगा, समझ रहे हो। तो ये तो केरला और तमिलनाडु के अंदर क्या कहेंगे कि लोग वहाँ कम रहते हैं गाँव के अंदर, इंगेज कम है एग्रीकल्चर के अंदर, प्राइमरी इनकम उनका एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंडेंट है, वो अदर अलाइड सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, अदर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, जिसके कारण उनका इनकम ज़्यादा है, जिसके कारण उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, समझ रहे हो। हाँ, अब बात आता है, देखिए जो 52% हाउस होल्ड है, एक बहुत ही रोचक डाटा आपको देने वाला हूँ कि हमारे देश के अंदर एवरेज 52% जो फार्मर है वो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। मतलब आधे जो फार्मर है हमारे कंट्री के अंदर वो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, और उनका जो कर्ज है वो एवरेज अमाउंट जो है वो 47,000 है। एवरेज अमाउंट कितना है, 47,000। और इस 47,000 में उन्होंने बैंक से कितने परसेंट जो है वो बैंक से लिए, 42% लोग। और कितने लोग हैं जो प्राइवेट लोगों से लिए, जो मनी लेंडर से लिए, 25% लोग। और कितने परसेंट लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, दैट इज 18% लोग। 18% लोग जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार लिए। तो सबसे ज़्यादा बैंक से, फिर मनी लेंडर, प्राइवेट मनी लेंडर से, दैट इज 25%, फिर कोऑपरेटिव से 18%, समझ रहे। तो हमारे देश के अंदर 52% बहुत ही अच्छा है। आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं एग्जाम में कि 52% ऑफ आवर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन इंडेप्टनेस। और कितना अमाउंट है, 47,000 ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था हम लोग क्वेश्चन क्या देखे थे, हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि क्या इंडिया जो है उसके अंदर लेस कृषि हो गया, इंडिया के अंदर कृषि एग्रीकल्चर कम हो गया है, क्योंकि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन तो 14% हो गया है ना, कि एग्रीकल्चर जो है वो रूरल एरिया के अंदर क्या होगा, लेकिन रूरल जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होगा, ऐसा है क्या। सिर्फ रूरल इंडिया जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, फार्म इनकम सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यस और नो। तो इसका आंसर ये देखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे एक सर्वे है, दैट इज इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट IHDS। ये सर्वे जो है वो इंडिपेंडेंट सर्वे, लार्जेस्ट सर्वेज हमारे कंट्री के अंदर है जो इंडिपेंडेंटली हाउसिंग सर्वे कराता है। और इस सर्वे के अंदर लगभग 80,000 के लोगों का सर्वे लिया गया और इस सर्वे में देखा गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये पिछले 2005 से 2012 के बीच में एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फॉल किया और अदर सेक्टर के अंदर इंक्रीज किया। दैट इज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीज किया और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट फॉल किया। ठीक है ना, ये देखा गया, देख सकते हो। दैट इज एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर जाने लगे, पहला। दूसरा आपका डाटा है दैट इज फॉल इन पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल एंड वुमेन इन द वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स के अंदर मेल और वुमेन का एग्रीकल्चर के अंदर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो फॉल हुआ, क्योंकि मेल शिफ्ट होने लगे वर्कफोर्स उनका किधर की ओर, इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ। वैसे ही फीमेल का भी सिनेरियो, लेकिन मेल का शिफ्ट ज़्यादा था देन फीमेल, समझ रहे हो। हाँ, तीसरा जो वेज है वो इंक्रीज किया, ड्रामेटिकली एक्सपोनेंटली इंक्रीज किया वेज, है ना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज किया था। हम लोग देख चुके हैं फार्म इनकम के अंदर प्राइस इंक्रीज किया था, नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज किया था, डिमांड बढ़ा था, इनकम बढ़ा था, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या वेज बढ़ाना पड़ा था आफ्टर 2005, है ना। तो वेज आपका इंक्रीज किया, 3 टाइम इंक्रीज किया एग्रीकल्चर के अंदर और 2 टाइम इंक्रीज किया नॉन एग्रीकल्चर के अंदर, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो, अब जो बात आता है कि जो फार्म इनकम के ऊपर ही सब डिपेंडेंट है, क्या हमारा ये सिर्फ फार्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है रूरल का इनकम? तो नहीं, सिर्फ फार्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो वर्कफोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है नॉन फार्म इनकम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इनकम है ना। एग्जाम्पल तमिलनाडु, केरला, वहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पे कितना नॉन फार्म इनकम से कितना वहाँ पे आता है। फार्म इनकम से मात्र 18% लोग निर्भर है, बाकी सारे लोग नॉन फार्म इनकम पे निर्भर है। गेटिंग? तो सिर्फ फार्म इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉन फार्म इनकम के ऊपर डिपेंडेंट, तो दोनों के ऊपर, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म ओरिएंटेड एंड नॉन फार्म ओरिएंटेड वर्क इज नाउ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। कि सिर्फ फार्म एम्प्लॉयमेंट नहीं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, दोनों को मिला करके रूरल एम्प्लॉयमेंट पता चलता है। गेटिंग? हाँ, तो इनकम अब आता है, इनकम क्या सिर्फ फार्म इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है? नो, वी सी हमने देख चुका है अच्छे तरीके से टेबल पूरे स्टेट को लेकर के कि कैसे सिर्फ फार्म इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अदर सेक्टर के ऊपर भी है। फिर ये जो डाटा IHDS का कहता है ये भी बता चुका है कि फार्म इनकम के ऊपर सिर्फ नहीं, दूसरे सेक्टर के ऊपर भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो फार्म सेक्टर के ऊपर इनकम कितना डिपेंडेंट है? ऑन एन एवरेज 60%। और नॉन फार्म इनकम से कितना इनकम आ रहा है नॉन फार्म सेक्टर से? ऑन एन एवरेज 40%। तो 60-40 का रेशियो है जो कि इनकम का है, ठीक है ना। जो फार्मर का जो इनकम है 60% फार्म सेक्टर से आ रहा है, 40% नॉन फार्म सेक्टर से आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन था कि 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन स्टिल रूरल, क्या ये इंप्लाइज करता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेशन है? क्या ये इंप्लाइज करता है कि ज़्यादा हमारा लेबर फोर्स है, कंट्रीब्यूशन कम है, तो स्टैग्नेशन है हमारा लेबर फोर्स? नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारा फार्म इनकम हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, नॉन फार्म इनकम के ऊपर डिपेंडेंट अब लोग होना स्टार्ट कर दिए, शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। दैट इज नंबर ऑफ पीपल रैपिडली शिफ्टिंग टू नॉन फार्म एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर सिर्फ अब रूरल नहीं रहा, एग्रीकल्चर के ऊपर ही सिर्फ रूरल डिपेंडेंट नहीं है, अब नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर भी रूरल डिपेंडेंट। तो जो क्वेश्चन हमारा था कि एग्रीकल्चर सिर्फ रूरल में होगा, हाँ ठीक है, लेकिन रूरल सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्या सही है? नो। गेटिंग माय पॉइंट? नो। क्यों? क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंडेंट हो। गेटिंग? हाँ। अब बात आता है नेट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट। क्या आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या ट्रेंड है, क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इम्पोर्ट करता है इंडिया, वो डाटा को देखने जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंडिया क्या करता है? क्रेयल्स, सबसे ज़्यादा क्या करता है? क्रेयल्स।
आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेल्स कितना करता है एक्सपोर्ट, ठीक है ना, $8,829, ठीक है ना, इतना एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और उसी तरीके से फिशरीज, उसके बाद फिशरीज, फिर मीट, फिर कॉटन। तो सबसे ज़्यादा क्रेल्स, उसके बाद फिश, उसके बाद मीट, उसके बाद कॉटन। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट की अगर बात करते हैं, इंपोर्ट इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट इंडिया करता है वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, फैट, दैट इज सोयाबीन ऑयल, दैट इज रिफाइन। तो ये बाहर से इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। पल्सेस, दाल जो है इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ना। फिर वूल, सिल्क, तो ये सारे चीज इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्या क्या करता है आपको पता हो जाना चाहिए, क्रेल्स, उसके बाद आपका फेस, फिर मीट, फिर कॉटन। और इंपोर्ट क्या करता है, दैट इज ऑयल वाला, है ना, रिफाइन वगैरह, सोयाबीन ऑयल, पल्सेस, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिर सिल्क, क्लॉथ्स। तो ये सब। लेकिन नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इंडिया का क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव। इंडिया नेट एक्सपोर्ट के अंदर क्या है, पॉजिटिव, मतलब एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा करता है देन इंपोर्ट। ओके, हाँ। अब हम ये कंक्लूजन पढ़ते हैं, फिर हमारा लेक्चर एंड होगा। तो कंक्लूजन हमारा क्या है, कंक्लूजन हमारा है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फार्म सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों सेक्टर को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फार्मर का इनकम सिर्फ फार्म सेक्टर से नहीं आता है, नॉन फार्म सेक्टर से भी आता है। तो जितना इंपॉर्टेंट फार्म सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं कोई पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट, उतना ही वो नॉन फार्म सेक्टर के ऊपर भी सोचे, उतना ही वो रोजगार नॉन फार्म सेक्टर के अंदर भी क्रिएट करने के लिए सोचे। दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोथ फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रोमोट रूरल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करना है, रूरल डेवलपमेंट ज़्यादा करना है, तो दोनों सेक्टर को, है ना, दैट इज फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर, दोनों को बढ़ाओ, दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट वन इज पुअर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंडिया में होने के कारण, दैट इज रोड, पावर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक। तो पुअर, इस ये सब चीज़ों के अंदर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कारण होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो बर्बाद होते हैं, वेस्ट हो जाता है फूड प्रोडक्ट। लाइक पेरिसेबल प्रोडक्ट जो है, पेरिसेबल का मतलब क्या है, दैट इज आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अच्छे तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं, अच्छे तरीके से अगर स्टोरेज नहीं, अच्छे तरीके से अगर लॉजिस्टिक की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें क्या होगा, अगर अच्छे तरीके से स्टोरेज की व्यवस्था, फ्रिज नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो फ्रूट्स वगैरह जल्दी गल जाएंगे, जल्दी रोटेन हो जाएंगे। तो 25% जो फूड है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, दैट इज पेरिशेबल जो प्रोडक्ट है, वो बेचने से पहले ही वो गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रोटेन हो जाते हैं, ठीक है ना। 25% जो है वो पहले ही खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि खराब बात है कि उपजाया भी, वो बिका भी नहीं, इकोनॉमी में कुछ नहीं वो करा है, डिप्रिशिएट कर गया सीधा। तो इस चीज को हटाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपको लॉजिस्टिक में, आपको इन्वेस्टमेंट रोड एंड रेलवेज में, आपको इन्वेस्टमेंट स्टोरेज में, आपको इन्वेस्टमेंट रिसोर्स में आपको बढ़ाना पड़ेगा। गेटिंग, तो आपको क्या प्रोडक्टिविटी आपको अगर इंक्रीज करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, रिसोर्स, लॉजिस्टिक में। और ये ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है इंडिया को, अगर वो चाहता है कि अपने आउटपुट को इंक्रीज करे, ठीक है ना, इफिशियंट तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके, ताकि मिनिमम वेस्टेज हो। गेटिंग, हाँ। उसके बाद अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं बर्डन एग्रीकल्चर के ऊपर से, जो लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर, कितने लोग हैं, 63%, अभी तो 54% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एग्रीकल्चर के फार्म सेक्टर के साथ साथ नॉन फार्म सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, वहां भी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा, आपको इंसेंटिव देना होगा, आपको नया नया प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा, आपको नया नया स्कीम लाना पड़ेगा, ताकि नॉन फार्म सेक्टर की तरफ भी
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, जिससे हमारा जो इकॉनमी है वो अच्छा करे। और ये इंडिया के लिए अभी क्रिटिकल है बिल्कुल, कि नॉन फार्म सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दे, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट को ये इंक्रीज करे, ताकि फार्म सेक्टर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो। ओके, सो चलिए, ये आपका ओवरऑल लेक्चर हुआ। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि हमारा जो फार्म हमारा जो एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर है उसका क्या ट्रेंड था, पूरे 6 डिकेड के अंदर क्या ट्रेंड था। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा जीडीपी में क्या है कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या है कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या है अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, है ना, फिशरीज का क्या था कंट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट का क्या था, लाइव स्टॉक का क्या था कंट्रीब्यूशन। फिर उसके अंदर भी जूम करके हम लोगों ने देखा कि क्रॉप सेक्टर का क्या था कंट्रीब्यूशन, है ना, लाइव स्टॉक का क्या था। क्रॉप सेक्टर के अंदर भी अलग अलग लाइक क्रेल्स, लाइक पल्सेस, लाइक फाइबर्स, लाइक शुगर केन, तो ये सारे चीज़ लाइव स्टॉक के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसके अंदर ग्रोथ हम लोगों ने देखा अच्छे से टेबल के थ्रू, है ना। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एग्रीकल्चर का, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एग्रीकल्चर का कैसे हुआ। तो हम लोग डिमांड साइड सप्लाई साइड देखे, 3 फेज के अंदर डिमांड साइड सप्लाई साइड देखे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। फिर हम लोग देखे क्या इंडिया जो है वो लेस कृषि होते जा रहा है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमारा था, क्या इंडिया जो रूरल का इनकम है वो सिर्फ फार्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने फिर टेबल देखा जो एनएसएसओ के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। वो टेबल के थ्रू हम लोगों ने समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन फार्म इनकम के ऊपर भी इंडिया का डिपेंड करता है फार्म का इनकम, समझ लो, रूरल का इनकम, दैट इज 60 और 40 का रेशियो है। ओके, ये फाइंड किया गया, ठीक। उसके बाद आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर कौन से चीज़ें हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट जो है कि वो क्रेल्स का ज़्यादा करता है, कॉटन का ज़्यादा करता है इंडिया, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट ये सबका, जो इम्पोर्ट है इंडिया वो क्या, दैट इज़ ऑयल का ज़्यादा करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ज़्यादा करता है, सिल्क का ज़्यादा करता है, ये सब, मीट का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है ना, फिश का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। फिर हमारा जो कंक्लूजन है कि आपको दोनों सेक्टर, फार्म नॉन फार्म दोनों सेक्टर के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर नहीं वो बटे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, पॉवर्टी रिड्यूस हो। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा लाइक लॉजिस्टिक, लाइक स्टोरेज, लाइक रोड एंड रेलवेज, ताकि आपका जो 25% पेरिसेबल प्रोडक्ट है उनका जो वो जो वेस्ट हो रहे हैं वो वेस्ट होना बंद हो जाए और हमारा इकॉनमी अच्छे तरीके से ग्रो करे, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल लेक्चर्स था। तो आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या ट्रेंड था पिछले 6 डिकेड के अंदर, वहां से बताइए क्यों जो एग्रीकल्चर है उसको लेस क्रेसिस कहा गया, ये सही है या गलत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर क्या एग्रीकल्चर का है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज, और बाकी ये 2-3 पॉइंट आप कोई भी एक पॉइंट को उठाइए कंक्लूजन में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका लेक्चर्स रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो मोटिवेशन देती है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अप्रिशिएट करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।